नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर पर मेरे यानी अनु के साथ। एंड एज यू ऑल कैन सी ऑन योर स्क्रीन, आज का हमारा टॉपिक है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन ने किस तरीके से यूरोपियंस की, स्पेशली ब्रिटेन की मदद की थी ताकि ब्रिटेन पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना सके। सो दिस इज मी अनु, पार्ट 1। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। तो व्हाट इज दिस फिनोमिना ग्लोबलाइजेशन? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है दोस्तों एक देश का दूसरे देश के साथ कनेक्शन स्थापित करना, ठीक है। और ये कनेक्शन जो है ट्रेड के थ्रू हो सकता है, कल्चर के थ्रू हो सकता है, थॉट्स के थ्रू हो सकता है, किसी भी थ्रू हो सकता है, ठीक है। तो क्या है कि विचारों का आदान प्रदान, ट्रेडिशंस का आदान प्रदान, ट्रेड का आदान प्रदान ही ग्लोबलाइजेशन को बूस्ट करता है। और यह ग्लोबलाइजेशन दोस्तों आज का फिनोमिना नहीं है, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी पहले से चला आ रहा है। उस समय पे क्या होता था दोस्तों, सिल्क रूट्स जो थे एस्टेब्लिश किए गए थे। तो सिल्क रूट्स किसने बनाए थे दोस्तों? आपको पता है चाइना है। चाइना किसका हिस्सा है? एशिया का हिस्सा है। तो चाइना से बहुत सारे सिल्क रूट्स जो थे यूरोप की तरफ जाते थे। तो अब सिर्फ चाइना से जा रहे हैं तो उस पर एशिया के बाकी जो देश थे वो भी इन सिल्क रूट्स का इस्तेमाल करते थे। दूसरी बात यह कि सिल्क रूट्स इसलिए कहा जाता था क्योंकि इन रूट्स पे सिल्क का ट्रेड ज़्यादा होता था। तो चाइना से पोट्री, सिल्क, ये सब चीज़ें जाती थी। दूसरा देश जैसे हमारा प्यारा भारत है, भारत से मसाले वगैरह जाते थे, ठीक है। तो बदले में यूरोप से क्या आता था? यूरोप से आता था गोल्ड, सिल्वर, इस तरीके के मेटल्स आते थे। तो एक चीज़ का दूसरी चीज़ का आदान प्रदान ही ग्लोबलाइजेशन था। और ये किस थ्रू हो रहा था? सिल्क रूट्स के थ्रू। चीज़ों के आदान प्रदान के साथ दोस्तों रिलीजन ने भी ट्रैवल किया। क्रिश्चियंस एक देश से दूसरे देश गए, मुस्लिम रिलीजन भी गया एक देश से दूसरे देश, और इसी तरीके से बुद्धिज़्म जो इंडिया में आया था वो कई देशों में फैल गया। एक और चीज़ दोस्तों जिसने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया वो था फूड। क्या था? फूड, ठीक है। फूड, नूडल्स, जिसको चाइना में नूडल्स कहा जाता है, वो यूरोप में जाके स्पैगेटी बन जाता है, ठीक है। अगर वो अरब में जाता है तो उसको पास्ता बोल दिया जाता है। अरब से सिसिली में जाता है यानी इटली में जाता है तो वो पास्ता बन जाता है, ठीक है। इंडिया में यही नूडल्स आते हैं तो इंडिया में आके क्या बन जाते हैं? ये वो बन जाते हैं क्या? सेवैयाँ। क्या बन जाते हैं? सेवैयाँ। इसी तरीके से जापान में भी नया नाम दे देते हैं इनको। तो एक ही चीज़ है जिसको अलग अलग रूप में यूज़ किया जा रहा है। इससे हम क्या देखते हैं कि फूड ने भी बहुत लंबा ही ट्रैवल किया था। अब फूड में हम बात करते हैं दोस्तों पोटैटो की। तो पोटैटो ने तो दोस्तों बहुत ही ड्रामेटिकली चेंज लेके आया था यूरोपियंस की ज़िंदगी में। जैसे ही यूरोपियंस को पोटैटो मिलता है, यूरोपियंस का लाइफस्टाइल बेटर हो जाता है, उनको बेटर ऑप्शन मिल जाता है खाने के लिए, ठीक है। अब पोटैटो के इंट्रोडक्शन से क्या होता है दोस्तों, उनकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है और उनकी औसत जो उम्र है वो बढ़ जाती है। तो यूरोपियंस इतने खुश हो गए दोस्तों पोटैटो से, इतने ज़्यादा खुश हो गए कि आयरलैंड की अगर मैं बात करूँ तो बहुत बुरी तरह से इस पर डिपेंड हो गया था। और किसी वेजिटेबल पे और किसी उस पर एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उनको सिर्फ क्या उगाना था? अब पोटैटो उगाना था। तो एक कहावत है दोस्तों, नेवर पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट। एक ही बास्केट में सारे अंडे मत डालिए, ये कहावत है। तो लेकिन आयरलैंड ने क्या किया? इसके बिल्कुल अपोजिट किया। सारा का सारा जो उन्होंने मेहनत लगाई वो सिर्फ और सिर्फ पोटैटो को उगाने में लगाई। पूरे आयरलैंड में अब पोटैटो उगाया जाने लगा। अब होता क्या है दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली 1840 में फेमाइन आता है, पोटैटो फेमाइन के नाम से उसको जाना जाता है। और इस फेमाइन ने पोटैटो की फसलों को बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब ये फसल बर्बाद हो गई तो इसी के साथ जो था दोस्तों आयरलैंड के जो लोग थे भूखे मरने लगे। 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है, प्लस 20 लाख से ज़्यादा लोग जो है आयरलैंड छोड़ के दूसरे कॉन्टिनेंट्स पे जाना शुरू कर देते हैं। दूसरे कॉन्टिनेंट्स ने यूरोप को दिया क्या? सब्जी और बाकी अदर चीज़ें, लेकिन यूरोप ने पूरी दुनिया को क्या दिया? बीमारी। क्या दिया दोस्तों? बीमारी। और ऐसी ही एक बीमारी की बात अब हम आज करेंगे जिसने अमेरिका को घुटनों पे ला दिया और यूरोपियंस कामयाब हो गए अमेरिका को अपना गुलाम बनाने के लिए। तो दोस्तों होता क्या है, 16वीं सदी में एशिया और अमेरिका के लिए यूरोपियंस जो हैं समुद्र का रास्ता ढूंढ लेते हैं। तो अब उनको पता चल गया कि एशिया और अमेरिका में कैसे जाना है। अमेरिका की तरफ तो बहुत ज़्यादा लालची था
यूरोप। क्यों? क्योंकि अमेरिका में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें थी और उन ज़मीनों पे बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रॉप्स उगाई जा सकती थी, प्लस अमेरिका में मिनरल्स भी मिलते थे। तो और मिनरल्स में जैसे दोस्तों सिल्वर है, तो पेरू और मैक्सिको से इन्होंने बहुत ज़्यादा मात्रा में सिल्वर निकाला और उसी सिल्वर से इन्होंने एशिया में ट्रेड करना शुरू कर दिया। दोस्तों होता क्या है कि यूरोपियंस जो हैं वो पूरी दुनिया के साथ ट्रेड कर रहे थे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो वो पूरी दुनिया से कटा हुआ, तो उसको कोई लेना देना ही नहीं था, यानी कि अमेरिका की तो खोज ही नहीं हुई थी। तो जब क्रिस्टोफर कोलंबस जाता है अमेरिका में और खोज करता है अमेरिका की, तो उसके पीछे पीछे यूरोप के कई सारे लोग जो है अमेरिका में जाना शुरू कर देते हैं। अब अमेरिका बिल्कुल बेचारा सादा सिंपल जीवन जी रहा है, उसको कोई मतलब नहीं दुनिया से क्या हो रहा है, लेकिन यूरोपियंस को तो ट्रेड करना है एक देश से दूसरे देश के साथ। तो इसी ट्रेड की होड़ में क्या होता है दोस्तों कि एक नया जर्म यानी कि बीमारी यूरोप में आती है जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। क्या नाम है? स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी आती है और ये यूरोपियंस जो थे ये अब इस बीमारी के आदी हो चुके थे। तो इस बीमारी के खिलाफ इन्होंने इम्यूनिटी इम्प्रूव कर ली थी। तो अब ये बीमारी जो थी इनको कोई फ़र्क नहीं कर रही थी, लेकिन अमेरिका, इसका तो कभी कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ इस बीमारी के साथ। तो होता क्या है दोस्तों? होता ये है कि जब यूरोपियंस भारी मात्रा में अमेरिका में जाते हैं तो अपने साथ ये बहुत सारे जर्म्स लेके जाते हैं। तो जब ये जर्म्स कैरी करके अमेरिका में लेके जाते हैं तो अमेरिकन्स के अंदर आ जाती है बीमारी। कौन सी बीमारी? स्मॉल पॉक्स की बीमारी। बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका को प्रभावित किया इस बीमारी ने। पूरी की पूरी कम्युनिटीज़ मरने लग गई, तबाह होने लग गई, अमेरिका बिल्कुल बर्बाद हो गया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि अपॉर्चुनिटी मिल गई यूरोपियंस को ताकि वो अमेरिका को अपना गुलाम बना सके। और लालची यूरोपियंस ने ऐसा ही किया, अमेरिकन्स की मौत का फ़ायदा उठाया और उनकी मौत पे उन्होंने लाशों पे अपनी रोटियां सेकी। और क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि उन्होंने अमेरिका को गुलाम बना लिया। तो अगर आप ये सोचेंगे कि यूरोप बहुत पावरफुल था, तो नहीं, यूरोप तो बीमारी लेके गया था अमेरिका में और जिस बीमारी ने पूरे अमेरिका को बर्बाद कर दिया। और रिजल्ट ये रहा कि यूरोप जो था अमेरिका का मालिक बन के बैठ गया। 19वीं सदी तक होता क्या है दोस्तों कि यूरोपियंस को क्या ज़रूरत पड़ी थी एक देश से दूसरे देश जाने की? ऐसी क्या ट्रेड की आग लग रही थी? तो दोस्तों होता क्या है कि 19वीं सदी तक यूरोप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स कौन सी? एक तो पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, दुनिया भर की तो डिसीजेस थी, प्लस उनमें रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी थे। भाई हमारा रिलीजन तुम्हारे रिलीजन से बेहतर है और ये और वो ढिमकाना फलाना ये सब। तो होता क्या है दोस्तों कि यूरोप में मान लो कोई धर्म प्रचलित है और किसी व्यक्ति ने उस धर्म को मानने से मना कर दिया तो उस व्यक्ति को सरेआम मार दिया जाता था। तो मारे जाने के डर से हजारों की संख्या में यूरोपियंस जो थे यूरोप को छोड़ के दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाना शुरू हो गए। ठीक है, और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अगर मैं बात करूं, ये आपका यूरोप है, ये आपका अमेरिका है और ये है आपका अफ्रीका। तो यूरोपियंस जो थे मेनली अफ्रीका गए और मेनली अमेरिका गए। अफ्रीका में कैसे लोग मिलते हैं? ब्लैक पीपल मिलते हैं। तो इन्होंने क्या किया? भेदभाव करना शुरू कर दिया और अफ्रीकन्स को गुलाम बना लिया। और आप ये मत सोचना कि अफ्रीकन्स क्या ऐसे ही गुलाम बन गए, नहीं, उसका भी एक रीज़न था, वी विल डिस्कस इट लेटर। जब यूरोपियंस ने अफ्रीका को गुलाम बना लिया तो अफ्रीका के लोगों को इसने स्लेव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका में जब बहुत सारे लोगों की तो दोस्तों स्मॉल पॉक्स से मृत्यु हो गई थी, तो अब क्या था कि वहाँ पे लेबर की कमी होने लग गई। तो यूरोपियंस ने क्या किया? अफ्रीका से लोगों को यहाँ पे एज अ स्लेव, एज अ गुलाम अमेरिका में लेके गए और अफ्रीका के लोग अब अफ्रीका में भी गुलामी कर रहे हैं और अमेरिका में भी गुलामी कर रहे हैं। किसकी? यूरोप की। तो कॉटन और शुगर उगाया जाता था यूरोपियन मार्केट्स के लिए। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, अगर हम बात करें चाइना और हमारे प्यारे इंडिया की, तो उस समय क्या था दोस्तों कि पूरी दुनिया में रिचेस्ट कंट्री के रूप में चाइना और इंडिया को जाना जाता था। इंडिया को तो आपको पता है कितना अच्छा लगता है कहने में, सोने की चिड़िया कहा जाता था भारत को। चाइना के दिमाग में पता नहीं दोस्तों क्या है, चाइना ने पूरी दुनिया से अपने आप को काट लिया, मतलब अपने आप को आइसोलेट कर लिया। तो चाइना तो वैसे ही कंपटीशन से पीछे हट गया। दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका बहुत इम्पोर्टेंट था, लेकिन
क्योंकि उसको बर्बाद कर दिया बीमारी ने, तो अमेरिका वैसे ही गुलाम बन चुका था। तो अब क्या था, समीकरण पूरी दुनिया में बदल गए और वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर में कौन आ गया, आपका यूरोप। तो सारा का सारा ट्रेड, सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे जाने लग गई, इस एक यूरोप में जाने लग गई। ठीक है, अब क्या होता है दोस्तों, ये इसका हिंदी में है। अब क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही 19वीं सेंचुरी आती है, पलायन होता है यूरोपियंस का एक देश से दूसरे देश में, तो समीकरण बदल जाते हैं और इकोनॉमी जो है 3 तरीके से फ्लो होने लगती है, ट्रेड के रूप में, लेबर के रूप में और कैपिटल के रूप में। कैसे, पूंजी का प्रवाह होता है, व्यापार का प्रवाह होता है और श्रम का प्रवाह होता है, और बहुत रैपिडली होता है ये। ठीक है, और इस प्रवाह से क्या होता है दोस्तों कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमी होती है वो शेप में आने लगती है। ट्रेडिशनली होता क्या था दोस्तों कि कंट्रीज को अच्छा लगता था कि वो अपने लिए खुद फूड उगाएं, जो भी खाना उनको खाना है वो खुद उगाएंगे और फिर उसको खाएंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट बनेंगे। लेकिन ब्रिटेन, इसका तो मानना ही अलग था, ये इंपीरियलिज्म की धारणा वाला, ये मानता था कि अगर आप फूड में सेल्फ सफिशिएंसी चाहते हैं तो यानी कि आपका जो लाइफ का स्टैंडर्ड है वो लो हो जाएगा। तो जो देश इंडिपेंडेंट है फूड के मामले में, उस देश का जो जीने का स्टैंडर्ड है वो लो है, ऐसा कौन मानता था, ब्रिटेन मानता था। अब होता क्या है दोस्तों कि अचानक से लोगों को बहुत सारी चीज़ें यूरोप में आने लगती है, ट्रेड बढ़ने लगता है, लोगों की ज़िंदगी अच्छी होने लगती है, अच्छा खाने को मिलने लगता है। तो जिससे क्या होता है दोस्तों कि पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाती है ब्रिटेन में, और 18वीं सेंचुरी में अचानक से ब्रिटेन में पॉपुलेशन बढ़ जाती है। इसी के साथ ही क्या होता है दोस्तों कि जो फूड की जो प्राइसेस है ना वो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि फूड की डिमांड भी बढ़ जाती है। पॉपुलेशन बढ़ गई, फूड की डिमांड बढ़ गई, तो फूड के प्राइसेस बढ़ गए। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि यूरोप की जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, वो ये सोचती थी कि जो बढ़ी हुई कीमत है वो किसी और को क्यों मिले, वो हमारे ही लोगों के पैसे हैं और हमारे ही पास आने चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या कर दिया दोस्तों, एक कानून लेके आए, वो कॉर्न लो। कौन सा लो? कॉर्न लो। तो इसमें क्या होता था दोस्तों कि भुट्टा, मक्के का इंपोर्ट किया जाता था ब्रिटेन में। तो अब क्या होता था कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसा जो था ब्रिटेन से वापस जा रहा था, और कहाँ पे जा रहा था? उन देशों के पास जो जहाँ से मक्का उगाया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था। तो ब्रिटेन ने कॉर्न लॉ ला दिया और इस लॉ के हिसाब से मक्का के इंपोर्ट को जो था उन्होंने इलीगल करार दिया। अब मक्का का इंपोर्ट बैन हो गया। तो इससे क्या हुआ दोस्तों कि इससे जो इंडस्ट्री के लोग थे उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया और क्या कहा कि ये बैन आप उठाइए। जैसे ही कॉर्न लॉ एबोलिश होता है यूरोप में, तो इसका क्या असर पड़ता है दोस्तों? इसका असर ये पड़ता है कि जो आपके यूरोप की जो पीजेंट्स होते हैं, यूरोप के जो लोग होते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट से compete नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि यूरोप में उगाया जाने वाला मक्का और इंटरनेशनल मार्केट से आने जाने वाला मक्का तो बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता था। यूरोप का मक्का महंगा होता था, जबकि इंपोर्ट किया हुआ मक्का सस्ता होता था। तो बर्बादी की कगार पे आने लग गए, गुस्से में आ गए लोग, और उन्होंने क्या किया, मजबूरी में कल्टीवेशन की प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना छोड़ दिया। अब यूरोप में बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनों पे एग्रीकल्चर नहीं होता था, ऑल्दो वो ज़मीनें उपजाऊ थी। तो जो लोग खेती करते थे, अब वो लोग क्या करें, उनके पास तो कुछ है ही नहीं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, और क्या हुआ कि जब ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी तो लोगों ने एक देश से दूसरे देश में माइग्रेशन करना शुरू कर दिया, ताकि वो काम उनको और भी ज़्यादा मिल सके। ठीक है, जैसे ही फूड प्राइसेस गिरते हैं यूरोप में, तो फूड की जो डिमांड है दोस्तों वो बढ़ जाती है। ठीक है, और जैसे ही फूड की डिमांड बढ़ती है, इसी के साथ क्या होता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ होने लगती है ब्रिटेन में। तो जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होती है तो लोगों के पास भर भर के पैसा आता है, उनकी इनकम बढ़ जाती है, भर भर के पैसा आता है। तो क्या होता है कि रिजल्ट के रूप में और भी ज़्यादा फूड का इंपोर्ट होता है। अब ब्रिटेन क्या करता है, नहीं, हम नहीं उगाएंगे फूड, हम तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे और हम तो इंडस्ट्री को ग्रो करेंगे। तो अब बहुत ज़्यादा मात्रा में फूड का इंपोर्ट होने लगता है। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, सप्लाई उतनी होती नहीं है,
तो क्या होता है दोस्तों कि बड़े बड़े जंगलों का विनाश कर दिया जाता है, उनको काट दिया जाता है और उनकी जगह पे क्या बनाई जाती है, खेती लायक ज़मीन। और यूरोपियंस देखिए कितने चालाक थे, खेती लायक ज़मीन उन्होंने यूरोप में तैयार नहीं की, अपने जंगलों को तो एज इट इज़ रहने दिया उन्होंने। लेकिन जो अफ्रीका के जंगल थे, जो अमेरिका के जंगल थे, जो रशिया के जंगल थे दोस्तों, उन जंगलों को इन्होंने बर्बाद कर दिया और यहाँ पे इन्होंने एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस करना शुरू कर दिया। और क्यों? ताकि यूरोप के लोगों की डिमांड्स को पूरा किया जा सके। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से टैक्टिक्स ये लोग यूज़ करते थे। तो अब ठीक है, इन्होंने अमेरिका में मान लीजिए फूड तैयार हो गया, ठीक है, क्रॉप हमारी तैयार है और आप उनको लेके जा सकते हैं। तो अमेरिका से यूरोप तक अगर फूड जाएगा तो कैसे? पहले तो रेलवे लाइन से इनको बंदरगाह तक लाना पड़ेगा, और दूसरी बात बंदरगाह से फिर शिप्स के थ्रू इनको यूरोप में लाना पड़ेगा। और फिर क्या होगा इससे कि अब रेलवे तो है नहीं, तो अमेरिका में रेलवे बनानी पड़ेगी, प्लस बंदरगाह भी इतने नहीं है तो बंदरगाह भी बनाने पड़ेंगे, यानी पोर्ट भी बनाने पड़ेंगे। तो कुछ ऐसे ही अफ्रीका में भी था, कुछ ऐसे ही रशिया में भी था और कुछ ऐसे ही इंडिया में भी था, ठीक है। तो जगह जगह पे यूरोपियंस ने क्या किया, अपने मतलब के लिए इन मतलबियों ने अमेरिका में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया, अफ्रीका में डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया और एशिया में भी डेवलपमेंट करना शुरू कर दिया। तो इसका और भी ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ग्लोबल एग्रीकल्चरल इकोनॉमी अब और भी ज़्यादा शेप में आने लगती है, जिससे कॉम्प्लेक्स चेंजेस आने लगते हैं लेबर में। और वो चेंजेस क्या होते हैं? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आने लगता है। और ये टेक्नोलॉजी का रोल क्या होता है दोस्तों? बहुत क्रूशियल रोल टेक्नोलॉजी प्ले करता है ग्लोबलाइजेशन में। फास्टर रेलवेज और लार्जर शिप्स जो है फूड का और आइटम्स का एक जगह से दूसरी जगह जल्दी जल्दी प्रवाह सुनिश्चित करते हैं। दूसरी तरफ जब आपका टेलीग्राफ आ जाता है तो उससे आपकी कम्युनिकेशन स्थापित होने लगते हैं। तो यूरोपियंस ने कम्युनिकेशन फैसिलिटी दी और ट्रेड की फैसिलिटी दी पूरी दुनिया को, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों मीट के ट्रेड की, तो मीट को एक टाइम तक क्या माना जाता था कि एक लग्जरी आइटम है। माना जाता था दोस्तों कि अमेरिका में गाय को पकड़ के और सी के थ्रू यूरोप में लेके जाते थे। तो जब ऐसा किया जाता था तो गाय को जो है सी के थ्रू जब शिप में भर के लेके जाते थे तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। क्यों? क्योंकि सफ़र बहुत लंबा हुआ करता था। सफ़र लंबा हुआ करता था तो इतने लंबे सफ़र में कई गायें जो थी या तो मर जाती थी या फिर बीमार हो जाती थी या फिर इतनी कमज़ोर हो जाती थी कि खाने लायक नहीं रह जाती थी गायें, या फिर कोई और दूसरा मीट जो था वो भी। तो इससे क्या होता था कि जो बचा कुचा जानवर होते थे जब उनको यूरोप में ले जाके स्लटर किया जाता था और उनका मीट बेचा जाता था तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होता था। तो यूरोप की जो पुअर पॉपुलेशन थी वो उस मीट को अफोर्ड नहीं कर पाती थी, तो इसलिए मीट जो था एक लग्जरी आइटम था। लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आई तो शिप्स को रेफ्रिजरेट किया जाने लगा। अब जब शिप में रेफ्रिजरेशन टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर क्या होता था कि कॉन्टिनेंट यानी कि अमेरिका से ही जानवरों को मारकर उनके मीट की सप्लाई होती थी रादर देन दी एनिमल्स। तो जब मीट को रेफ्रिजरेट करके शिप्स के थ्रू यूरोप में भेजा जाने लगा तो अपने आप ही जो है इस मीट की कीमत कम हो गई। अब जब मीट की कीमत कम हो गई दोस्तों तो यूरोप में मीट एक लग्जरी आइटम नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि पुअर लोग भी जो थे अब उन तक भी इसकी पहुंच हो गई थी। तो लिविंग कंडीशंस जो थी उनकी बेटर हो गई थी। इस वजह से क्या हुआ दोस्तों कि यूरोपियंस को तो ये लगा कि वाह ये तो इंपीरियलिज्म तो बहुत अच्छा है, और यानी साम्राज्यवाद तो बहुत अच्छा है, देशों को गुलाम बनाना अच्छा है, ये हमारे भले के लिए है, और इसलिए उन्होंने इसका समर्थन करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि यूरोपियंस की ज़िंदगी बेहतर होती जा रही थी। लेकिन दूसरे जगह अगर हम देखें तो बाकी कॉन्टिनेंट्स में इसका बुरा प्रभाव पड़ता। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे दोस्तों। कल हम बात करेंगे रेंडर पेस्ट के बारे में। ये एक बीमारी थी, किस तरीके इसने अफ्रीका को बर्बाद कर दिया। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस एंड यस स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। और यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल ऑल्सो। गुड बाय दोस्तों।